हेलो स्टूडेंट, मैं आयुष आनंद आपसे का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन क्लास बाय आयुष 6th टू 8th में। आज हम लोग इस वीडियो में जो देखेंगे वो है लिविंग साइंस क्लास 8 चैप्टर 3 कोल एंड पेट्रोलियम का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का टाइप 1, जो कि आपके बुक में सी नंबर क्वेश्चन है ना। तो उसमें से उसका आंसर देखेंगे और साथ में आपको बताएंगे उसका हिंदी क्या है, और साथ में उसको कहाँ से कहाँ तक याद। बहुत सारे बच्चे को होता है कि याद करने में प्रॉब्लम होता है क्योंकि उसको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। जब क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो जाहिर सी बात है याद होने लगेगा। ठीक है, तो सीधा चलते हैं कहाँ, क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है डिफरेंशिएट बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज गिविंग टू एग्जांपल्स ऑफ इट। आप लोग भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को पढ़े होंगे, है ना। आंसर क्या लिखेंगे? हाँ, और एक बात ये भी है कि ये जो थोड़ा आंसर बड़ा है, क्यों बड़ा है? क्योंकि ये आपके बुक का आंसर है ना? ऐसा नहीं हम अपने मन से सोचे हैं या फिर जो भी आपके बुक में है मैं उसी को यूज़ करके यहाँ पे लिखा हूँ, ठीक है? तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज़ दैट विल आइदर नेवर रन आउट। बोलता है क्या? रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होता है जो दैट विल आइदर नेवर रन आउट, जो कि खत्म ही नहीं होता है। तो आप यहाँ तक याद कर सकते हो, रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर those that will either never run out or yeah those that are replaced within a reasonable period of time through natural process। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज वे साधन है जो कभी समाप्त नहीं होते। पहला तो ये दैट विल आइदर नेवर रन आउट, जो कि कभी खत्म नहीं होते, और या वो ऐसा रिसोर्सेज है दोज दैट आर रिप्लेस्ड विद इन अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक निश्चित समय में, कुछ ही समय में जो है फिर से वो रिप्लेस हो जाए अपने आप नेचुरल प्रोसेस से, किसी को बनाना ना पड़े। फॉर एग्जांपल सनलाइट एंड ऑक्सीजन। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज व्हिच वंस यूज्ड अप कैन नॉट बी रिप्लेस्ड विद इन अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम। बोलता है क्या? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसा रिसोर्सेज होता है जो एक बार आप यूज कर लेते हैं तो वो तुरंत में रिप्लेस नहीं होता है, एक रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम में नहीं होता, उसको बनने में लाखों साल लग जाते हैं, है ना। तो इसीलिए इसको हम लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम और कोल। पेट्रोलियम और कोल को बनने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है। आपको जहां तक नहीं समझ में आ रहा है तो आपके पास हिंदी का भी आंसर है, हिंदी में भी आंसर है, आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको याद करने के लिए क्या क्या रखना होगा कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज, यहाँ तक, व्हिच वंस यूज्ड अप, यहाँ तक व्हिच वंस यूज्ड अप कैन नॉट बी रिप्लेस्ड विद इन अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम। कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, कैन नॉट बी रिप्लेस। अच्छा, ये कोमा मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आप छोटा छोटा करके याद करोगे तो जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज व्हिच वंस यूज्ड अप कैन नॉट बी रिप्लेस्ड विद इन अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोलियम एंड कोल। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट चले क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? व्हाट आर फॉसिल फ्यूल्स? फॉसिल फ्यूल क्या होता है? तो ये तो बहुत ही सिंपल आंसर है ना। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। एज दे, ऐसा क्यों? क्योंकि एज मतलब होता है क्योंकि, क्योंकि दे वेयर नेचुरली फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऐसा इसलिए इसको, मतलब देखो, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को ही फॉसिल फ्यूल कहते हैं। अब ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि एज दे वेयर नेचुरली फॉर्म, क्योंकि वो प्राकृतिक रूप से बनता है। कहाँ किससे बनता है? तो फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सिंपल है, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। यहाँ तक याद कर लो। एज दे वेयर नेचुरली फॉर्म्ड, एज, एज मतलब क्योंकि, एज मतलब क्योंकि, यहाँ पे एकदम ध्यान रखो कि एज मतलब होता क्या है। तो क्योंकि, क्योंकि दे वेयर नेचुरली फॉर्म्ड, दे वेयर नेचुरली फॉर्म्ड, वो नेचुरली बनता है किससे? तो फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ तक याद करोगे तो ऐसे 3 पॉइंट में याद हो जाएगा जल्दी से। नेक्स्ट चले क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? व्हाई शुड फॉसिल फ्यूल्स नॉट बी वेस्टेड? बोलता है क्या हम लोग को जो फॉसिल फ्यूल्स है उसको क्यों बर्बाद नहीं करना चाहिए? फॉसिल फ्यूल्स को बर्बाद क्यों नहीं करना चाहिए? इसका आंसर है वंस यूज्ड अप फॉसिल फ्यूल्स कैन नॉट बी रिन्यूड बिफोर मिलियंस ऑफ ईयर्स, सो दे शुड नॉट बी वेस्टेड। बोलता है कि अगर आप उसको एक बार यूज कर लेते हैं, ठीक है, वंस यूज्ड अप, तो फॉसिल फ्यूल्स कैन नॉट बी रिन्यूड बिफोर मिलियंस ऑफ ईयर्स।
को लाखों वर्ष तक नहीं बनाया जा सकता है। अपने से तो बना नहीं सकते हैं, है ना? वो तो बनेगा खुद से। तो इसलिए यही कह रहा है कि एक बार अगर हम यू उपयोग उसको यूज़ कर लेते हैं, तो फॉसिल फ्यूल्स कैन नॉट बी रिन्यूड बिफोर मिलियंस ऑफ ईयर। इसीलिए वो अब लाखों साल तक तो इंतज़ार नहीं करते हैं, हम लोग तो 70 साल ही जीते हैं, है ना? तो सो दे शुड नॉट बी वेस्टेड, इसीलिए हम लोग को उसको बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उसको बनने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, ठीक है? नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे, इसमें तो सिंपल है, यहीं पे याद कर सकते हैं। वन्स वन्स यूज्ड अप, फॉसिल फ्यूल्स कैन नॉट बी रिन्यूड बिफोर मिलियंस ऑफ ईयर्स, सो दे शुड नॉट बी वेस्टेड। बस इतना ही तो था। फिर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, हाउ इज कोक ऑब्टेन्ड? कोक कैसे प्राप्त होता है? कोक इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। क्या बोल रहा है कि कोक जो है कैसे प्राप्त किया जाता है? तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की मदद से प्राप्त किया जाता है, मतलब ये एक प्रोसेस होता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। ये एक प्रोसेस होता है, उससे हमको क्या ऑब्टेन्ड होता है? कोक ऑब्टेन्ड होता है। तो कोक इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। जब हम लोग डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कोल का कर रहे होते हैं, तब ये कोक पैदा लेता है। कोक लेता है, कोल्टार लेता है, और इसको कहते हैं ना, कोलिफिकेशन कहते हैं ऐसे करके, है ना? तो बस यहाँ से याद रखना है, कोक इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द, को कब पैदा होता है, मतलब कब प्राप्त होता है? तो ड्यूरिंग द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, ठीक है? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, इतना तो याद हो जाएगा। ये इतना इतना से इतना तक आप याद कर सकते हैं। कैसे? तो कोक इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। अब इट इज द रेसिड्यू लेफ्ट बिहाइंड। इट इज द रेसिड्यू। रेसिड्यू क्या होता है? मतलब अवशेष। जो मान लीजिए कि आप आग जलाएं, कोई मतलब पेपर जलाएँ, तो पेपर के बाद जो राख बच जाता है ना, उसी को रेसिड्यू कहते हैं। तो इट इज़ द रेसिड्यू। जब कोयला को भी जलाते हैं ना, तो वो जो रेसिड्यू बच जाता है, उसी को हम लोग कोक कह रहे हैं। तो इट इज़ द रेसिड्यू लेफ्ट बिहाइंड एंड इज़ एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। बोलता है कि ये पीछे छूट जाता है, मतलब ये बच जाता है नीचे में, और ये एक ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है। कार्बन का एकदम प्योर फॉर्म है। तो यहाँ तक याद कर सकते हैं, इट इज़ द रेसिड्यू लेफ्ट बिहाइंड, it is the residue left behind and is an almost, देखो and की जगह it समझो इसको, and it is an almost pure form of carbon, and it is an almost। अब देखो दो दो बार it तो नहीं लगा सकते ना एक सेंटेंस में, तो it is the residue left behind and it is an almost pure form of carbon। तो ऐसे करके याद करोगे तो याद हो जाएगा। कहाँ से कहाँ? तो coke is obtained during the, इतना तो हमको लगता है एक लाइन में याद हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, है ना? कोक is obtained during the destructive distillation of coal, it is the residue left behind and is an almost pure form of carbon। ये तो दो लाइन का आंसर है, याद हो जाएगा। कोक कोयले के विनाशकारी आसवन के दौरान प्राप्त किया जाता है, या बचा हुआ अवशेष होता है, और लगभग शुद्ध कार्बन होता है। इसका हिंदी भी आप पढ़ लिया। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग नेचुरल गैस एज अ फ्यूल? बोलता है कि नेचुरल गैस को अगर हम यूज करते हैं तो उसका क्या एडवांटेज है, फायदा क्या है? तो फायदा ये है कि नेचुरल गैस इज अ क्लीन फ्यूल। नेचुरल गैस जो होता है वो एक क्लीन फ्यूल होता है, साफ फ्यूल होता है, एंड कैन बी डायरेक्टली यूज्ड इन होम्स, और उसको हम आसानी से, आराम से, मतलब घर में उसको यूज हम कर सकते हैं। कैन बी डायरेक्टली यूज्ड इन होम्स एंड फैक्ट्रीज दो जगह यूज कर, मतलब बहुत सारा ऐसा गैस होता है जिसको हम फ्यूल के रूप में नहीं यूज कर सकते हैं घर में, है ना? तो इसमें बस ये बोल रहा है, नेचुरल गैस इज अ क्लीन फ्यूल। नेचुरल गैस एक क्लीन फ्यूल है, एंड कैन बी डायरेक्टली यूज्ड इन होम्स एंड फैक्ट्रीज, और उसको हम लोग घर और फैक्ट्री में यूज कर सकते हैं। इट इज इकोनॉमिकल एंड लेस पॉल्यूटिंग देन पेट्रोल एंड डीजल। बोलता है ये इकोनॉमिकल होता है, मतलब सस्ता होता है, और लेस पॉल्यूटिंग होता है, मतलब कम, क्या कहते हैं उसको, कम प्रदूषणकारी होता है, मतलब प्रदूषण कम फैलाता है। किससे? पेट्रोल और डीजल से। तो कैसे याद रखेंगे? तो नेचुरल गैस इज अ क्लीन फ्यूल, यहाँ तक याद करेंगे। एंड कैन बी डायरेक्टली यूज्ड एंड कैन बी डायरेक्टली यूज्ड इन होम्स एंड फैक्ट्रीज एंड कैन बी डायरेक्टली यूज्ड इन होम्स एंड फैक्ट्रीज। और फिर दूसरा यहाँ तक तो फिर फुल स्टॉप ही है। फिर इट इज इकोनॉमिकली एंड लेस पॉल्यूटिंग देन पेट्रोल एंड डीजल। इट इज इकोनॉमिकल and less polluting. It is economical and less polluting than petrol and diesel। तो यहाँ से याद, इतना इतना छोटा छोटा करके याद करोगे तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? Why is there a rapid increase in our energy consumption? बोलता है क्या हमारी ऊर्जा खपत में तेजी से वृद्धि क्यों हो रही है? मतलब पहले अगर देखा जाए, पहले समय में कम एनर्जी का मांग था, कम एनर्जी का यूज होता था,
लेकिन अभी जो है थोड़ा ज़्यादा हो गया। आप लोग चैप्टर में पढ़ेंगे, आप लोग इस पर पढ़ाए होंगे। क्यों ज़्यादा यूज़ होने लगा है? तो क्यों ज़्यादा यूज़ होने लगा? इसका कारण है देयर इज़ अ रैपिड इंक्रीज़ इन आवर एनर्जी कंजम्पशन ड्यू टू द इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन एंड एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी। 2 कारण है। पहला देखो, ये तो यहीं से है, इसी से देयर इज़, इसी को पलटा दिया गया। देयर इज़ अ रैपिड इंक्रीज़ इन आवर एनर्जी कंजम्पशन। क्यों? तो ड्यू टू द क्या रीज़न है? ड्यू टू द इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन, ड्यू टू द इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन, क्योंकि जनसंख्या में वृद्धि, दूसरा एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, और साथ में टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हो रहा है। अब ज़ाहिर-सी बात है, आप हमको ऐसा कोई टेक्नोलॉजी बताइए जो बिना एनर्जी का चलता हो। कोई भी टेक्नोलॉजी ऐसा, मतलब कोई भी मशीनरी व ऑब्जेक्ट बताइए जिसमें एनर्जी नहीं लगता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर कोई भी एनर्जी उसको नहीं लगता है। तो बताइए, ऐसा है? नहीं है। तो ज़ाहिर-सी बात है, जब टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो रहा है, मतलब उसका विकास हो रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपको एनर्जी का भी ज़्यादा माँग होगा। तो इसका 2 रीज़न है कि देयर इज़ अ रैपिड इंक्रीज़ इन आवर एनर्जी कंजम्पशंस ड्यू टू द इंक्रीज़ इन पॉपुलेशंस एंड एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी। ठीक है? 2 पॉइंट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? व्हाई आर फॉसिल फ्यूल्स आवर मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी टुडे? बोलता है क्यों? क्यों फॉसिल फ्यूल्स जो है आज हम लोग का सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत क्यों है? क्यों हम लोग जहाँ भी देखो फॉसिल फ्यूल का यूज़ करते हैं, कोल का यूज़ करते हैं, पेट्रोल का यूज़ करते हैं, डीज़ल का यूज़ करते हैं, या फिर उसी के प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं, तो फॉसिल फ्यूल्स वाला ही क्यों यूज़ करते हैं? तो ये ऐसे अगर ये डिस्क्राइब में रहता ना तो ये बड़ा आंसर हो जाता। लेकिन इसमें आपके बुक में शॉर्ट आंसर है, 1 से 2 लाइन में है, तो इसके लिए ये बस इतना लिख सकते हैं कि फॉसिल फ्यूल्स आर आवर मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। ये तो यहीं से हो जाएगा। फॉसिल फ्यूल्स आर आवर मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी because क्योंकि they have a lot of energy stored in them because they have a lot of energy stored in them। इसका मतलब हुआ कि उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी स्टोर्ड है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा उसमें स्टोर्ड है। किसमें? फॉसिल फ्यूल्स में। मतलब जब हम उसको जलाएँगे, जब उसका यूज़ करेंगे तो उससे हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है, व्हेन दे आर बर्न्ड, जब हम उसको जलाते हैं, दे गिव अस हीट एंड लाइट। तो वो हमें क्या देता है? हीट एंड लाइट देता है, व्हिच वी यूज़, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं किसमें? तो फॉर कुकिंग फूड, रनिंग व्हीकल्स एंड प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। मतलब खाना पकाने में, या फिर रनिंग व्हीकल्स गाड़ी को चलाने में, और साथ-साथ में इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ करते हैं। इसीलिए ये इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसको कैसे याद करेंगे? थोड़ा बड़ा हो गया तो यहाँ से तो लेके यहाँ तक, ये तो आपके बुक में क्वेश्चन से आ जाएगा। बिकॉज़ दे हैव ए लॉट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन देम, बिकॉज़ दे हैव ए लॉट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन देम, उसमें बहुत सारा ऊर्जा जो है संचित है, उसमें रखा हुआ है। किसमें? फॉसिल फ्यूल्स में। ये हो गया। फिर अगला पॉइंट हो जाएगा व्हेन दे आर बर्न्ड, जब हम उसको चलाते हैं, दे गिव अस हीट एंड लाइट, वो हमें क्या देते हैं? हीट एंड लाइट देते हैं। यहाँ तक याद कर सकते हैं। व्हेन दे आर बर्न्ड दे गिव अस हीट एंड लाइट। अब उसका हम यूज़ क्या करते हैं? तो व्हिच वी यूज्ड फॉर कुकिंग फूड, रनिंग व्हीकल्स एंड प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। कोई दिक्कत? नहीं, अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब याद हो जाना चाहिए, ठीक है? बिल्कुल। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है? व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ पेट्रोलियम रिफाइनिंग? बोलता है पेट्रोलियम को रिफाइन करने का मुख्य कारण क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या है? मेन पर्पस क्या है? क्यों हम लोग पेट्रोलियम को रिफाइन करते हैं? अच्छा देखो, पेट्रोल और पेट्रोलियम में अंतर है, ठीक है? पेट्रोल एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि इसी को रिफाइन करने पे मिलता है। पेट्रोलियम और पेट्रोल अलग-अलग है, ठीक है? तो पेट्रोलियम को हम लोग क्यों रिफाइन करते हैं? क्या उद्देश्य है? इसका वजह ये है कि पेट्रोलियम रिफाइनिंग इज़ डन टू सेपरेट क्रूड पेट्रोलियम इंटो डिफरेंट यूज़फुल पार्ट्स कॉल्ड फ्रैक्शंस। देखो, इसका हिंदी भी देखना थोड़ा ज़रूरी है। देखो, पेट्रोलियम रिफाइनिंग इज़ डन, बोलता है पेट्रोलियम का हम लोग शोधन करते हैं। किसे करते हैं? तो टू सेपरेट क्रूड पेट्रोलियम इंटू डिफरेंट यूज़फुल पार्ट्स कॉल्ड फ्रैक्शंस। अच्छा देखो, यूज़फुल पार्ट्स कॉल्ड को काट के आप सिर्फ फ्रैक्शन लिख सकते हो। तो ऐसे लिख सकते हो टू सेपरेट क्रूड पेट्रोलियम इंटू डिफरेंट फ्रैक्शंस। अब डिफरेंट फ्रैक्शन का करते क्या? अच्छा, डिफरेंट फ्रैक्शन मीन्स क्या होता है? तो अंश होता है। उपयोगी भाग जिसको कह रहे हैं उसको अंश ही कह रहे हैं। पेट्रोलियम का शोधन इसलिए किया जाता है ताकि कच्चे पेट्रोलियम को अलग-अलग उपयोगी भागों में बाँटा जा सके।
अब कच्चा पेट्रोलियम को आपको पता होगा कि कैसे हम लोग पेट्रोलियम को रिफाइन करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की मदद से, है ना? उसमें बहुत सारा ऊपर में सबसे पहले गैस निकलता है, फिर उसके नीचे ऐसे करके चैम्बर है ना आपके बुक में ऐसे इमेज है, ठीक है? ऊपर से गैस निकलता है, फिर पेट्रोल निकलता है, फिर और सब ऐसे-ऐसे करके नीचे-नीचे करके निकलता है उसका अलग-अलग टेम्परेचर पे, ठीक है? तो यही बोल रहा है कि पेट्रोलियम को जो रिफाइन करते हैं, वो क्यों करते हैं? ताकि क्रूड पेट्रोलियम को अलग कर सकें। किसमें अलग कर सकें? तो अलग-अलग फ्रैक्शंस में, अलग-अलग पार्ट्स में। क्यों? कौन-सा पार्ट? तो these fractions are used as fuels like पेट्रोल, डीज़ल, केरोसिन एंड आल्सो फॉर मेकिंग अदर प्रोडक्ट। फिर उसमें से जो अलग-अलग भाग निकलता है ना, तो उसमें क्या निकलता है? तो पेट्रोल ही तो निकलता है, डीज़ल तो निकलता है, केरोसिन तो निकलता है, फिर इसका अलग-अलग जगह हम लोग यूज़ करते हैं। छोड़ो, इसको याद कैसे करेंगे? बस वो रखना है ध्यान। तो पेट्रोलियम रिफाइनिंग इज़ डन to separate crude petroleum किसमें into different useful parts called fraction full stop फिर आगे these fractions are used as fuels like these fractions are used as fuels like मेरे साथ बोलो एक बार है ना these fractions are used as fuels like किसके जैसा पेट्रोल डीजल केरोसिन and also for making other products एंड ऑल्सो फॉर मेकिंग अदर प्रोडक्ट्स ठीक है यहाँ पे हम लोग का होता है चैप्टर 3 कोल एंड पेट्रोलियम का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर खत्म जिसका टाइप हुआ ठीक है अब अगले वीडियो में जो हम देंगे उसमें आपका टाइप 2 आएगा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का ही टाइप 2 आएगा ठीक है अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर देना और अपने दोस्तों से भी शेयर कर देना ताकि उसको भी जरूरी होगा है ना उसको भी याद करने में थोड़ा मुश्किल होगा आंसर कहाँ से लिखें वो सब इसमें खत्म है ना इसमें एक भी गलत आंसर नहीं है ठीक है जो भी है अच्छा आंसर है और फिर शायद याद हो जाए आसान आंसर चलिए पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में बाय